नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है गठबंधन। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मन में इतनी घबराहट, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? बार बार आंखें पनीली क्यों हो रही हैं? ऐसा लग रहा है जैसे अंदर कुछ टूट सा गया है, कहीं कुछ पीछे छूट गया है। क्यों बार बार मोबाइल में खुद की और उसकी शादी की फोटो देख रही हूँ? इस निर्णय का ही तो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी वो, और आज जब वह घड़ी आ गई तो क्यों इतनी बेचैन है? और ये एक कोर्ट का निर्णय ही तो है। वह तो साल भर से रोहन से अलग रह रही है। साल भर पहले ही वह रोहन को छोड़ करके आ गई। दिन रात एक कर दिया उसने रोहन से तलाक के लिए। वह जल्दी से जल्दी रोहन से छुटकारा चाहती थी। हालांकि रोहन कभी भी इस पक्ष में नहीं था। उसने कहा भी था, सोच लो विभा, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास फिर पछताने का भी मौका ना रहे। जो हल्की सी डोर हाथ में है वह हमेशा के लिए छूट जाए। नहीं रोहन, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। अब इस झूठे दिखावे से कुछ नहीं होगा। हम दोनों का अब एक छत के नीचे रहना गंवारा नहीं होगा। अच्छा है हम अलग हो जाएं। और हमेशा की तरह रोहन ने उसकी यह बात भी बिना बहस के मान ली। विभा, चल बेटा, टाइम हो गया है, कोर्ट नहीं चलना है क्या? विभा के पापा ने आवाज लगाई तो विभा ने झट से अपने आंसू पोंछे। हाँ पापा, बस अभी आई। और वह अपने पापा के साथ गाड़ी में बैठ गई। कोर्ट पहुंचते ही उसकी नजरें रोहन की तलाश कर रही थी। दूर उसे रोहन एक बेंच पर बैठा दिखा, सिर झुकाए उदास बैठा था। चेहरे पर ना कोई भाव था, ना आस पास का होश था। भी उसकी नजर विभा पर पड़ी और जैसा कि हमेशा से होता था, उसको देखते ही रोहन की आंखों में आज भी चमक आ गई। उसने फिर एक बार आशा भरी नजरों से विभा को देखा, पर विभा ने ना चाहते हुए भी उससे आंखें चुरा ली। पता नहीं क्यों पर उससे नजरें नहीं मिला पा रही, पर उसको रोहन की हालत भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आखिर दोनों जज के कमरे में पहुंच गए। दोनों के वकील भी समय पर आ गए। वकीलों की बहस और कागजी कार्रवाई के बाद दोनों का तलाक मंजूर हो गया। विभा के वकील विभा और उसके पापा को बधाई देने लगे, पर विभा तो जैसे जीत करके ही हार गई हो। उसके चारों ओर क्या हो रहा है उसे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। विभा के पापा ने उसे चलने को बोला। उसने एक बार रोहन को देखा जो दोनों हाथों को मुंह पर रख करके ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ हार चुका हो। कितना दुख हो रहा था विभा को उसको देख करके। पता नहीं क्या सोच करके विभा के कदम रोहन की तरफ बढ़ गए। बाय रोहन, जा रही हूं मैं। आवाज सुनते ही रोहन ने विभा को देखा। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने विभा से नजरें चुराते हुए बोला, बाय विभा, ध्यान रखना तुम भी। और विभा तेज कदमों से वहां से चल दी। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अगर वो थोड़ी भी देर और रुकी तो कमजोर ना पड़ जाए। क्या हुआ बेटा, अब क्या कह रहा था वह? और वैसे भी कहने को बाकी क्या रह गया है? विभा के पापा बोले। जा रहे थे पर विभा को ना तो उनकी बातों की तरफ ध्यान था, ना उसे रोहन के खिलाफ कुछ सुनना अच्छा लग रहा था। विभा के पापा ने गाड़ी में बैठते ही उसकी मम्मी को फोन किया। बधाई हो विभा की माँ, आज हमारी बेटी कैद से आजाद हो गई। हम सब से जो गलती हुई आज उससे छुटकारा मिल गया। हम लोग घर आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा बनाना, सब विभा की पसंद का बनाना। क्यों विभा, क्या खाओगी बेटा? लो तुम भी अपनी मम्मी को बता दो। विभा को पापा की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, पर उसके पापा गलत भी क्या कह रहे थे। वह भी तो इस कैद से आजाद होना चाह
चाहती थी, और आज जब वह आजाद हो गई तो उसे क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी आंखों के आगे तो रोहन की हताश और उदास शकल ही घूम रही है। पता नहीं घर गया होगा या वहीं बैठा होगा। आज उसे क्यों चिंता हो रही है उसकी। घर आई तो उसकी मम्मी उसको देख करके बोली, बधाई हो तुम बाप बेटी को अपनी आजादी की। खाना तैयार है, लगा दूं? विभा अपने कमरे में जाने लगी तो उसके पापा ने आवाज लगाई, अरे बेटा कहाँ जा रही हो? अपनी मम्मी की बात का बुरा मत मानो, उसकी तो आदत है। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। और वो अपने कमरे में चली गई। उसको अकेले रहना था। वह जी भर करके रोना चाहती थी, और जब रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई और वह पानी पीने के लिए उठी तो उसे याद आ गया कैसे जब रोहन से लड़ाई होती थी और वह रोती थी, और जब रोते रोते उसकी हिचकियां बंध जाती तो कितना गुस्सा करता था रोहन। कितनी बार मना किया तुमको ऐसे मत रोया करो, देखो कितनी हिचकी बंध गई है, पानी पियो और धीरे धीरे पीना। और विभा उससे कहते, तुम बजाय मुझे मनाने के मुझ पर चिल्ला रहे हो। तो वह कहता, चिल्ला नहीं रहा हूँ, बस मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें ऐसे देख करके मुझे बहुत दुख होता है। और विभा रोहन के सीने से लग जाती है। रोहन बड़े प्यार से कभी उसके बाल सहला रहा था तो कभी उसकी पीठ को सहला रहा था। विभा को ऐसा लग रहा था पहले की तरह रोहन उसको चुप कराए, उस पर गुस्सा करे और फिर से उसके सीने से वो लग जाए। पर अब उसे चुप कराने को रोहन कहाँ था। वह पानी पी करके वापस पलंग पर लेट गई और पुरानी यादों में चली गई। माँ बाप की इकलौती लड़की बहुत ही नाजों से पली थी। जिस चीज पर हाथ रख देती थी वह तुरंत हाजिर हो जाती थी। शुरू से जिद्दी, हर बात पर अपनी मनमानी चलाती थी। ना सुनना तो उसे पसंद ही नहीं था। जिंदगी में कभी गंभीर होना तो सीखा ही नहीं। हर चीज को मजाक में लेती और हर किसी को अपनी शर्तों पर चलाना चाहती। कभी कभी उसकी माँ उसके पापा से कहती भी, आपने विभा को ज्यादा सिर चढ़ा लिया है। अरे हम तो सह रहे हैं इसके नखरे, पर इसे दूसरे घर भी जाना है, वहां ये सब चलेगा क्या? वो लोग इसके स्वभाव को झेल पाएंगे? विभा के पापा हंस करके कहते, अरे नहीं झेलेगा तो यहाँ किसको परवाह है? हमारी बेटी में क्या कमी है? हम पहले ही शर्त रख देंगे कि जो हमारी बेटी के नखरे सहे वो ही इससे शादी करे। विभा की माँ मन मसोस करके रह जाती। जब रोहन का रिश्ता आया, सरकारी नौकरी में बहुत बड़ा अफसर था। मम्मी पापा को लगा कि सरकारी नौकरी है, इकलौता लड़का है, बेटी राज करेगी। विभा ने भी रोहन को एक नजर में ही पसंद कर लिया। रोहन था भी तो बहुत स्मार्ट, नापसंद का तो सवाल ही नहीं था। वैसे भी वो जिंदगी के हर निर्णय तुरंत ले लेती थी, ज्यादा सोच विचार नहीं करती, और शादी भी उसके लिए जैसे कोई न्यू एडवेंचर था, कोई खेल था। जब शादी से पहले रोहन से मिली तो वह बहुत ही गंभीर किस्म का, बहुत साधारण था। इतने ऊंचे ओहदे पर हो करके भी कोई शान गुमान नहीं था। विभा के माँ बाप ने सोचा हमारी बेटी को रोहन जैसा ही झेल सकता है। शादी से पहले रोहन ने विभा से कहा भी, विभा शादी मेरे लिए बहुत ही पवित्र बंधन है, एक ऐसा गठबंधन है जिसे हम दोनों को जिंदगी भर मिल करके साथ निभाना है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मेरा नेचर तुमसे बहुत अलग है। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, अंतर्मुखी हूँ। तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत तो नहीं है? सोच समझ करके फैसला करना। अरे इसमें सोचने जैसा क्या है? और तुम इतना गंभीर मत हो, जस्ट चिल। नहीं विभा, शादी है, गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, सही से सोच लो। विभा ने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, और वैसे भी अच्छा है ना, आखिर कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। दोनों ही बोलते रहेंगे तो सुनेगा कौन? विभा ने लापरवाही से कहा।
वो तो इतना गंभीर कभी होती नहीं थी। आखिर खूब जोर शोर से रोहन और विभा की शादी हो गई और विभा रोहन की दुल्हन बन करके उसकी जिंदगी में आ गई। विभा के ससुराल में सास ससुर थे, जो रहते तो गांव में थे पर अभी शादी के लिए आए हुए थे। लेकिन विभा को ज्यादा समय उनके साथ रहने को नहीं मिला, क्योंकि शादी के बाद 20 दिन के लिए वो लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए। उनके टिकट शादी से पहले ही हो गए थे। विभा की ख्वाहिश ही थी कि हनीमून पर आउट ऑफ इंडिया चलें। रोहन दार्जिलिंग जाना चाहता था। रोहन ने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर विभा नहीं मानी और बोली वह जाएगी तो बस स्विट्जरलैंड। उसने अपने पापा से कह करके टिकट करवा लिए। रोहन के पास में जब विभा के पापा का फोन आया और रोहन से उसका पासपोर्ट मांगा, तब रोहन को पता चला। उसको थोड़ा दुख हुआ। उसने विभा से कहा, विभा टिकट तो मैं भी करा सकता था, पापा को कहने की क्या जरूरत थी। विभा ने लापरवाही से कहा, तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे तो मैंने पापा को कह दिया। वह मेरी बात को कभी नहीं टालते हैं, तो मैंने भी तुम्हें पूरी तरह से मना कब किया था। तुमने अपनी बात रखी और मैंने अपनी। अगर तुमको इतनी ही इच्छा थी तो हम बाहर ही चलते। प्लीज तुम पापा को ये टिकट के पैसे दे दो, हम हनीमून अपने पैसों से चलेंगे। अरे क्या हो गया, तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो? इतनी सी बात पर पैसे पापा दे या तुम, क्या फर्क पड़ता है? फर्क मुझे पड़ता है। आखिर विभा और उसके पापा के कहने पर रोहन को पैसे वापस रखने पड़े। शादी होते ही वह लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। विभा का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्लेन में भी वह पूरे समय रोहन को स्विट्जरलैंड की पिक्चर्स, फेवरेट स्पॉट के बारे में बता रही थी। कहां कहां जाएंगे, क्या क्या करेंगे। रोहन विभा का उत्साह देख करके खुश हो रहा था और मन में सोचा, अच्छा हुआ हम स्विट्जरलैंड आ गए। विभा का वाकई में बहुत मन है। जैसे ही वो लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे, कुछ वहां का मौसम, कुछ नई नई शादी का खुमार। विभा गाड़ी में रोहन के बिल्कुल चिपक करके बैठ गई। रोहन ने कहा भी, प्लीज विभा थोड़ा ढंग से बैठो, ड्राइवर भी है। पर विभा को तो जैसे आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा था। वह तो स्विट्जरलैंड की वादियों और रोहन में बिल्कुल डूब सी गई थी। वैसे रोहन को भी उसका यूं पास आना अच्छा लग रहा था, फिर भी उसको अपने आसपास का ज्यादा ही ख्याल था। जहां विभा अपने प्यार के प्रदर्शन में बहुत बेबाक थी, रोहन उतना ही झिझकता था। जैसे ही वो लोग होटल में अपने कमरे में पहुंचे और विभा ने बालकनी से पर्दा हटाया, तो बाहर का खूबसूरत नजारा देख करके बच्चों के जैसे कूदने लगी विभा। सच रोहन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जैसे कोई सपना देख रही हूं। और उसने रोहन के गाल पर किस कर दिया। रोहन ने जो अपने आप को इतनी देर से रोक रखा था, उसने विभा को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी वेटर चाय नाश्ता लेकर के आ गया। फ्रेश हो करके दोनों बाहर घूमने के लिए निकल ही रहे थे। विभा ने जीन्स, व्हाइट टॉप्स और पिंक जैकेट्स पहन रखी थी। रोहन उसको देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूँ बाहर घूमने में क्या रखा है, हम कमरे में ही रहते हैं। और उसने शरारत से विभा को देखा। विभा का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। फिर बोली, अच्छा जी, अभी कुछ देर पहले तो कितने भोले भाले बन रहे थे, अब कहाँ गई तुम्हारी शराफत? और रोहन जैसे ही विभा को पकड़ने को हुआ, वह दरवाजा खोल करके बाहर भाग गई और हंसते हुए बोली, फिलहाल हम बाहर घूमेंगे। और उसने रोहन को एक फ्लाइंग किस दिया। रोहन तो विभा की इस अदा पर मर मिटा। विभा की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अच्छा हुआ रोहन हम यहाँ आ गए, नहीं तो तुम तो मुझे दार्जिलिंग घुमा देते। शुक्र है पापा का, तुम्हारे भरोसे तो मैं यहाँ पर आ ही नहीं सकती थी। उसने ये बात बहुत ही लापरवाही से कही, पर रोहन को बुरा लगा। इधर विभा को एहसास ही नहीं था कि मेरी बात का रोहन को बुरा लगा होगा। दोनों के हनीमून के दिन बहुत ही प्यार से निकल रहे थे।
रोहन को विभा की चंचलता, मासूमियत बहुत अच्छी लगती। विभा को भी रोहन का व्यक्तित्व बहुत प्यारा लगता था। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे, एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे दोनों। कैसे ये दिन निकल गए पता ही नहीं चला। कभी कभी विभा नादानी में रोहन की भावना को ठेस पहुंचा देती और उसको एहसास भी नहीं होता कि मैंने कुछ गलत कहा है, पर रोहन ये ही सोचता कि अभी विभा में बचपना है, नादानी में वो ये सब कह देती है, पर दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी मैंने उसकी मासूमियत और चंचलता से ही तो प्यार किया है। अगर उसमें कुछ कमी है तो मैं उसको उसकी कमी के साथ ही अपनाऊंगा। मैं भी कहाँ परफेक्ट हूँ, कमियां तो मुझ में भी हैं। शादी दो विपरीत लोगों में समन्वय बैठाना ही तो है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम इस समन्वय को बोझ ना समझें और खुशी से अपनाएं। सच में दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे। विभा का तो जाने का मन ही नहीं था। रोहन इतनी जल्दी क्यों जाना, कुछ दिन और नहीं रुक सकते? नहीं विभू, मुझे बहुत काम है और मम्मी पापा भी कुछ दिनों में गांव चले जाएंगे। कुछ दिन तुम उनके साथ में भी बिता लो। उनके इंडिया पहुंचते ही विभा के पापा ने एयरपोर्ट पर गाड़ी भिजवा दी और कहा खाना तैयार है, घर पर आ जाओ, साथ खाएंगे। पर रोहन बोला नहीं पापा, घर पर मम्मी पापा भी इंतजार कर रहे हैं। जैसे भी अगले हफ्ते वो लोग गांव चले जाएंगे, विभा भी थोड़े दिन उनके साथ रह ले। अरे तो खाना खा करके चले जाना। विभा भी अपने पापा के घर जाना चाहती थी। आखिर रोहन को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। तय हुआ ड्राइवर रोहन को उसके घर छोड़ करके विभा को अपने पापा के यहाँ ले जाएगा। विभा को देखते ही उसकी मम्मी ने प्यार से कहा बेटा पहले अपने ससुराल जाती, वहां भी तो तेरे सास ससुर तेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे तो चली जाएगी, कहाँ भागा जा रहा है ससुराल, पहले हमसे तो मिल ले। और विभा के पापा ने उसे अपने गले लगा लिया। शाम को रोहन विभा को लेने आया। विभा का तो जाने का मन ही नहीं था, पर उसकी मम्मी के समझाने पर चली गई। घर पर उसको देख करके उसके सास ससुर बहुत खुश हुए थे। थोड़ी देर उनके पास बैठी और थकान की वजह से सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। सुबह रोहन ने विभा को उठाया, विभू उठो, 10 बज गए हैं, बाहर पापा मम्मी भी बैठे हैं, सब नाश्ते के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सोने दो रोहन, इतनी थकान हो रही है, तुम जाओ, मुझे सोना है। रोहन बाहर पापा मम्मी के पास आया। इतने दिन की थकान है, थोड़ा सिरदर्द भी है। रोहन ने बहाना बनाया, कोई बात नहीं बेटा, सोने दे, ये ले चाय, नाश्ता तेरे कमरे में ही ले जा रही थी। रोहन की मम्मी ने उसको नाश्ते की ट्रे पकड़ाते हुए कहा। विभा ने एक दिन भी पूरा अपने सास ससुर के साथ नहीं बिताया होगा। कभी शॉपिंग, कभी आउटिंग, कभी पापा मम्मी के घर। रोहन ने कभी भी विभू मम्मी पापा कुछ दिन में चले जाएंगे, फिर जितना चाहे उतना घूम लेना, कुछ दिन तो उनके साथ भी रह लो, उनको अच्छा लगेगा। क्या करूं रोहन, मैं घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, फिर तुम हो ना उनके साथ टाइम स्पेंड करने को। और हाँ, अभी तो तुमको छोड़ रही हूँ, पर मम्मी पापा के जाने के बाद तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि वह दिल की बुरी थी, जब उसका मन होता तो खुशी से अपनी सास को गले लगा लेती थी, कभी प्यार से उनके गाल खींच लेती थी, कभी बच्चे की जैसी उनकी गोद में सिर रख करके लेट जाती थी। उसकी ऐसी हरकत देख करके उसके सास ससुर भी उसकी हर गलती भूल जाते। जब वो लोग जा रहे थे तो विभा उनके गले लग करके खूब रोई। कुछ दिन और रुक जाते, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, मुझे तो कुछ भी काम सही से नहीं आता है, सब सीख जाएगी बेटा, और वैसे भी इतने नौकर चाकर तो हैं ही। विभा की सास ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। उस दिन भी विभा के पापा का फोन आया, उन्होंने उसे घर पर बुलाया था, पर विभा ने कहा नहीं पापा, रोहन के मम्मी पापा गांव जा रहे हैं, आज नहीं, हम फिर कभी आएंगे। रोहन को विभा की बात सुन करके अच्छा लगा। शादी और हनीमून के बाद ऑफिस में रोहन का काम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया।
कभी कभी उसको आने में देर हो जाती। इधर विभा का तो घर पर पहले ही कभी मन नहीं लगता था और अब तो अकेला घर जैसे उसको खाने को दौड़ता। वो रोहन से शिकायत करती, रोहन उसे प्यार से समझाता, विभू इतने दिन का काम पहले ही पेंडिंग पड़ा है, एक बार बस उसे निपटा लो, फिर मेरा सारा समय बस तुम्हारे लिए है। इतने में तुम कुछ पढ़ लिया करो और नेटफ्लिक्स पर मूवीज वगैरह देख लिया करो, और वैसे भी दिन में व्यस्त हूँ तो क्या, रात तो अपनी ही है ना मेरी जान। जाओ अब ये मीठी मीठी बातें मत करो, देखो नई मूवी लगी है, कल हम पक्का से पिक्चर चलेंगे, फिर डिनर। अब कोई बहाना नहीं सुनने वाली मैं तुम्हारा। रोहन को विभा का मना करना अच्छा नहीं लगा और उसने कहा, ठीक है मैं कैसे भी करके समय निकाल लूंगा और कल हम आउटिंग पर चलेंगे। सुबह से ही विभा खुश थी, क्या पहनूं, ड्रेस की मैचिंग वगैरह सब तैयार कर ली, पार्लर में भी अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। वो पार्लर में फेशियल करवा रही थी, तभी उसके पास रोहन का फोन आया, सॉरी विभू आज आउटिंग पर नहीं चल पाएंगे, बहुत जरूरी काम आ गया है। सुनते ही विभा का पारा चढ़ गया। पार्लर में तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, पर उसका दिमाग बहुत खराब हो गया। वह पार्लर से सीधे अपने मम्मी के घर चली गई और खूब रोई। उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा कोई जरूरी काम आ गया होगा, नहीं तो रोहन तो तेरा कितना ध्यान रखता है, तुझे पलकों पर बिठा करके रखता है, क्या उसको खराब नहीं लग रहा होगा। अब ऐसे नाराज हो करके आ गई हो तो क्या वह परेशान नहीं होगा, और उसके खाने का क्या, उसका तो कुछ ध्यान रख, खा लेगा जो खाना होगा, मैं कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ। बेटा इसमें नौकरानी की बात कहाँ है, और खाना तो नौकर बना देगा, पर अगर तू उसको अपने हाथ से प्यार से खाना परोसेगी नहीं तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। विभा को लगा मम्मी सही कह रही हैं, और वो रोहन को फोन कर ही रही थी तभी उसके पापा आ गए। क्या हुआ, हमारी बेटी को किसने रुलाया? और जब उन्हें पूरी बात पता चली तो वह भी बोले, यह भी भला कोई बात है, अरे ऐसा भी क्या काम, हमारी बेटी कोई नौकरानी है जो दिन भर अकेले घर पर उसका इंतजार करे और उसके आने पर उसको खाना खिलाए। चल बेटा आज हम दोनों पहले की तरह ही ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, बाद में बाहर खाना खाएंगे। सुनते ही विभा बच्चों की जैसे चहकी, सच पापा, ओ पापा आप कितने अच्छे हैं, आई लव यू सो मच, एक आप ही हो जो हमेशा मेरी खुशी को सबसे पहले रखते हो। और विभा और उसके पापा शॉपिंग पर चले गए। इधर ऑफिस में रोहन का मन काम में नहीं लग रहा था। उसने विभा को मना तो कर दिया, पर उसकी आंखों के आगे बार बार विभा का उदास चेहरा आ रहा था। उसने फटाफट अपना काम निपटाया और सोचा, मूवी नहीं तो आज क्या डिनर बाहर ही करेंगे, विभा को सरप्राइज दूंगा तो खुश हो जाएगी। वह खुशी खुशी घर आया, पर विभा उसे घर पर नहीं दिखी तो उसने उसको फोन किया, कहाँ हो विभू, देखो तुम्हारे लिए मैं थोड़ा जल्दी आ गया हूँ, मूवी ना सही पर डिनर हम बाहर ही करेंगे, जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। सॉरी रोहन, तुमने मना किया तो मैं पापा के साथ आ गई और अब हम डिनर कर चुके हैं। सुनते ही रोहन उदास हो गया, एक बार फोन तो कर दिया होता। सॉरी मुझे ध्यान ही नहीं रहा, तुम ऐसा करो जब तक खाना खा लो, पापा मुझे घर छोड़ देंगे। रोहन ने फोन रखा, तभी पीछे से नौकर ने रोहन से पूछा, साहब खाना लगा दूं? नहीं तुम रहने दो, मेम साहब को आ जाने दो, तब मैं खाना खा लूंगा, तुम सो जाओ। जी साहब। रोहन फ्रेश होकर के विभा का इंतजार करने लगा और सोच रहा है इसमें विभा की क्या गलती है, मैंने ही तो उसे मना किया था। हार्न की आवाज सुन करके उसने देखा विभा आ गई है। उसने गेट खोला। रोहन को देखते ही विभा बनावटी गुस्से में बोली, तुमने तो आज मेरी शाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह तो भला हो पापा का जो मैं उनके साथ चली गई, नहीं तो तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था। शुक्र करो आज मेरे पापा ने तुम्हें बचा लिया। चलो रोहन, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, सोते हैं। उसकी हालत देख करके रोहन कुछ कह भी नहीं पाया कि वह खाने के लिए उसका वेट कर रहा है और बिना खाना खाए सो गया। सुबह रोहन थोड़ा उखड़ा हुआ था। वह तैयार होकर के ऑफिस चला गया। बाद में नौकर ने विभा से बोला, रात को साहब ने खाना नहीं खाया,
खाना वैसा ही रखा है। विभा ने सुना तो उसने झट से रोहन को फोन मिलाया। तुम रात को भूखे ही सो गए, मुझे बोला भी नहीं। मुझे थोड़ा काम है, बाद में बात करते हैं। विभा को बहुत दुख हुआ कि उसने एक बार भी रोहन से यह नहीं पूछा कि उसने खाना भी खाया या नहीं। वो रोहन को खुश करना चाहती थी। उसने रोहन की मम्मी से पूछ करके सारा खाना उसकी पसंद का बनवाया। शाम को फ्रेश हो करके उसने रोहन की पसंद का वही गुलाबी ड्रेस पहनी जो रोहन ने उसे फर्स्ट डेट पर दी थी। जब भी वह उसे पहनती तो रोहन उसको देखता ही रह जाता। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए। रोहन को उसके खुले बाल बहुत पसंद थे। उसने डाइनिंग टेबल पूरी तैयार कर दी। सोच रखा था आज कैंडल लाइट डिनर करेंगे। इधर जैसे ही गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया उसने घर की लाइट ऑफ कर दी। नौकर को पहले ही क्वार्टर में भेज दिया। एक चाबी रोहन के पास रहती थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंधेरा देखा। वह आवाज लगा रहा था, कहाँ हो विभा, और इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। जैसे ही उसने लाइट ऑन करी सामने विभा को बैठे देखा। उसका चेहरा मोमबत्ती की रोशनी में और चमक रहा था। वह विभा को और उसकी तैयारी देख करके अपना सारा गुस्सा भूल गया। वो नहीं चाहता था आज की शाम खराब करे। उसने खुश हो करके विभा को गले लगा लिया। आई एम सो सॉरी रोहन। विभा की आंखों में आंसू थे। मैंने कल तुमसे खाने के लिए भी नहीं पूछा। रोहन ने विभा के गाल पर आए आंसू अपने उंगलियों से साफ किए और कहा, विभू ये आंसू मेरे लिए अनमोल हैं। इन्हें ऐसे बहाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और इतने रोमांटिक माहौल को हम इन आंसुओं से खराब नहीं करेंगे। विभा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, चलो चलो अब खाना नहीं खाना क्या? मेरी तो भूख के मारे जान निकल रही है। फ्रेश हो करके आओ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। रोहन फ्रेश हो करके आया तो विभा प्लेट्स में खाना लगा चुकी थी। ये क्या, 2 प्लेट्स क्यों लगाई? हम दोनों के लिए, विभा ने आश्चर्य से कहा। रोहन बोला, आज हम एक प्लेट में ही खाएंगे। और रोहन विभा के बिल्कुल करीब आ गया। विभा को रोहन की आंखों में शरारत दिख रही थी। उसने रोहन को धक्का देते हुए कहा, चलो खाना नहीं खाना क्या? बहुत भूख लगी है। हाँ मैडम, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, पर आज खाना तुम अपने हाथों से खिलाओगी। और विभा ने रोहन को अपने हाथों से निवाला खिलाया। सच बहुत दिन बाद उन्होंने एक हसीन शाम बिताई। रोहन ने भी विभा से अपनी व्यस्तता के लिए माफी मांगी। दोनों के दिन ऐसे ही खुशी खुशी निकल रहे थे। हाँ, कभी कभी विभा को रोहन पर गुस्सा। विभा घूमने की शौकीन थी। घर में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। रोहन अपनी तरह से पूरी तरह कोशिश करता कि वीकेंड पूरा विभा के साथ स्पेंड करे, पर विभा तो रोहन को और दिन भी बाहर चलने को जोर डालती। और जब रोहन नहीं जा पाता तो विभा गुस्सा हो जाती, उससे बात नहीं करती। तुम बहुत बोरिंग हो रोहन। अरे यही तो है हमारे घूमने फिरने के दिन। रोहन को अपने पापा का उदाहरण देती विभा। कभी कभी दोस्तों और पड़ोसियों के सामने भी रोहन को कुछ भी बोल देती, जैसे बोरिंग, खड़ूस। रोहन कहता भी, विभू तुमको अगर कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, दूसरों के सामने मत बोला करो। अगर हम दोनों ही एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई दूसरे से कैसे आशा करेंगे। पर विभा को यह बात समझ में नहीं आती। वो गुस्से में अपने सारे होशो आवाज खो देती और कुछ भी बोल देती। ये भी नहीं सोचती रोहन को हर्ट हुआ होगा, पर अगले ही पल अपना गुस्सा भी भूल जाती। विभा की बचपन की 2 सहेलियां जिनकी शादी उसके शहर से बाहर हुई थी, वह भी शादी के बाद पहली बार अपने घर आई थी। विभा उनसे मिलकर के बहुत खुश हुई। अब तो रोज का आना जाना शुरू हो गया। अब उसका समय अच्छा गुजर रहा था। तीनों सहेलियां कभी शॉपिंग, कभी मूवी, कभी आउटिंग। रोहन भी खुश था। कम से कम इसी बहाने विभा का मन लग जाता है। और अब विभा को भी रोहन से कोई शिकायत नहीं रहती है। पर हाँ, कभी कभी वो मजाक में कहता, विभू तुम तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई हो अपनी सहेलियों के आ जाने पर। तुम्हें तो अब फर्क ही नहीं पड़ता मैं देर से आऊं या नहीं आऊं। अच्छा जी, तो अब हमारे हस्बैंड जी को जलन हो रही है। और जब मैं बोर होती थी तब क्या? विभा जब तुम मुझसे गुस्सा होती हो, मेरी
मेरी बेसब्री से इंतजार करती हो तो सच बताऊं अच्छा लगता है। तुम्हारे गुस्से पर भी प्यार आता है। तुम अपना हक समझ करके ही तो मुझ पर गुस्सा करती हो। ठीक है, अब दिन में मैं कई बार तुम पर गुस्सा कर लिया करूंगी। विभा हंसते हुए बोली, सिर्फ गुस्सा, फिर प्यार कब करेंगे? धत बदमाश कहीं के। एक दिन विभा ने अपनी सहेलियों को घर पर खाने पर बुलाया। तीनों गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। रोहन कब आया तीनों बेखबर थी। रोहन ने ही आकर के अपना परिचय दिया। औपचारिक बातचीत के बाद वो अपने कमरे में जाने लगा। पीछे से उसकी एक सहेली बोली, विभा तू इतनी चंचल बातूनी और ये मिस्टर साइलेंट खड़ूस से आखिर तेरा कैसे निभता होगा इनके साथ? और तीनों हंसने लगी। रोहन अनसुना करके अपने कमरे में चला गया। बाद में उसने विभा को कहा, विभू अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत बोलेगा तो बजाय तुम्हें उनका साथ देने के मेरा साथ देना चाहिए। तुम तो उनके साथ मुझ पर ही हंस रही थी। हाँ तो गलत क्या कह रही थी? मैंने ही उन्हें तुम्हारे व्यक्तित्व के बारे में बताया है। और वैसे भी हम बचपन की सहेलियां हैं। हम तीनों के बीच कुछ नहीं छिपा है। विभा लापरवाही से बोली, विभा मेरा कोई कितना भी पक्का दोस्त हो पर मैं कभी नहीं सहन कर सकता कोई तुम्हारे लिए कुछ बोले। मेरे लिए सबसे पहले तुम हो, उसके बाद कोई और है। उफ, बात का बतंगड़ बनाना तो कोई आपसे सीखे। जस्ट चिल डार्लिंग। बहुत दिन हो गए थे विभा और रोहन को क्वालिटी टाइम बिताए हुए। कल संडे है। रोहन ने सोच लिया बस संडे को पूरा दिन विभा और मैं वो भी खुश हो जाएगी। उसकी सारी शिकायत दूर कर दूंगा। उसने सब नौकरों को छुट्टी दे दी। सुबह उठ करके रोहन ने रसोई में जा करके विभा और खुद के लिए चाय बनाई। आज उसने भी अपने लिए विभा के जैसे कम दूध कम चीनी की चाय बनाई। उसने ट्रे में चाय, बिस्किट और एक गुलाब का फूल रखा। कमरे में चाय लेकर के गया तो विभा को देखा। सच सोते हुए कितनी प्यारी लग रही थी। उसके गाल पर आई हुई बालों की लटें उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सोते हुए भी उसका चेहरा कितना कुछ बोल रहा था। उसको विभा के ऊपर प्यार आया और धीरे से उसने विभा के होठों पर किस किया। अचानक विभा की आंख खुली। जब उसने रोहन के हाथ में चाय की ट्रे देखी तो आश्चर्य से बोली, रोहन आज चाय तुम लाए हो, मेड नहीं आई क्या? नहीं मैडम, आज मैंने सबको छुट्टी दे दी। आज तुम्हारी सेवा बस ये बंदा करेगा। और उसने घुटनों के बल बैठ करके उसको सलाम किया और उसको वो गुलाब का फूल दिया। आज बस तुम और मैं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। विभा ने रोहन हाथ से गुलाब लिया और अपनी दोनों बाहें उसके गले में डाल दी। ओह, तो आज मिस्टर बहुत रोमांटिक मूड में है। विभू तेरा तो दिन बन गया। और विभा रोहन की गोद में सिर रख करके लेट गई। रोहन उसके बालों में उंगलियां फिराने लगा। विभा कभी कभी मुझे लगता है मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ, तुम्हारे अनुसार ढल नहीं पा रहा हूँ। सॉरी अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो तो। रोहन की आंखों में आंसू थे। क्या बात कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ। और कौन कहता है तुम मेरे अनुसार ढलो? तुम जैसे हो मुझे वैसे ही पसंद हो। और तुम भी कहाँ मुझे बदलने को कहते हो? तुमने भी तो मुझे हर तरह से अपनाया है। और हाँ, ये आंसू बहाने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं तो क्या मेरे लिए तो ये आंसू अनमोल हैं। और अब इन आंसुओं को हम हमारे बीच नहीं आने देंगे। और उसने रोहन की आंखों में आए आंसू अपनी उंगलियों से साफ कर दिया। वैसे भी तुम ही तो कहते हो दोस्ती का एक उसूल है, नो सॉरी नो थैंक यू। रोहन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए समय का पता ही नहीं चला। चाय पड़ी पड़ी कब ठंडी हो गई पता ही नहीं चला। रोहन बोला, मैडम अब छोड़ेंगी भी? चाय कब से ठंडी हो रही है, लाओ मैं गरम करके लाऊं। नहीं तुम फ्रेश हो, मैं तब तक गरम कर लाता हूँ। और आज हमारी मैडम के लिए नाश्ता भी हम ही बनाएंगे। बताओ आज नाश्ते में तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? नाश्ता और तुम? हाँ तो क्या हुआ, ज्यादा भी नहीं तो तुम्हारी पसंदीदा मैगी तो बना ही सकता हूँ मैडम। ठीक है, मैं फ्रेश हो करके आती हूँ, फिर दोनों मिल करके बनाएंगे। विभा बाथरूम में चली गई। बाहर आई तो रोहन मैगी बना रहा था। एक गैस पर मैगी में मसाले डाल रहा था, दूसरी गैस पर चाय उबाल रही थी। विभा दूर
से उसे देखती रही। सच कितना प्यारा लग रहा था उसका खड़ूस। जल्दबाजी में रोहन का हाथ जल गया। विभा भागी हुई आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर के फूंक मारने लगी। ध्यान कहाँ था, जला लिया ना हाथ। विभा के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। विभू, बस तुम्हारी एक फूंक ने मेरी सारी जलन दूर कर दी। बस बस अब बातें मत बनाओ, तुम्हारी बातों में चाय तो ठंडी हो ही गई, अब मैगी भी ठंडी खानी पड़ेगी। उसने रोहन के हाथ पर दवाई लगाई और उसको बाहर बैठने को कहा। प्लेट्स निकाल करके मैगी डाली और चाय और मैगी ट्रे में रख करके बाहर ले आई। दोनों नाश्ता कर रहे थे और अपनी बातों में खोए हुए थे। तभी विभा के मोबाइल पर उसकी सहेली का फोन आया। हे डियर, क्या कर रही है? कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्यों ना आज पूरा दिन साथ में बिताएं। पर आज तो क्या, आज अब कोई बहाना नहीं, फिर पता नहीं हम कब मिलेंगे। और हाँ, प्लीज तू अकेली आना, अपने वो बोरिंग और खड़ूर मिस्टर को लेकर के मत आना, बहुत बोरिंग है यार। फोन स्पीकर पर था। रोहन के नाश्ता करते हुए हाथ रुक गए। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। और विभा ने फोन काट दिया। सॉरी, वो तो मजाक कर रही थी। तुम भी ना हर बात को दिल पर ले लेते हो। रोहन का उतरा चेहरा देख करके विभा बोली, और वैसे भी बोरिंग होंगे पूरी दुनिया के लिए, मेरे लिए तो बहुत रोमांटिक हो विभा। इसलिए मैं कहता हूँ अगर कोई बात हो तो बस मुझसे बोलो, कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। दुनिया बस मजाक बनाती है और कुछ नहीं। ओके बॉस, आगे से ध्यान रखूंगी। और उसने रोहन को गले लगा लिया। तुम अगर नाराज ना हो तो मैं मेरी सहेलियों के साथ थोड़ी देर के लिए चली जाऊं। पर विभू, आज का दिन तो बस तुम और मैं, तुम कभी और चले जाना। मैंने कितना कुछ सोच रखा है। अरे कल वो वापस जा रही हैं, बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। प्लीज प्लीज। अच्छा, उसके बाद तो बस मेरा सारा समय तुम्हारे लिए ही तो है। ठीक है, तुम जाओ। रोहन थोड़ा उदास हो करके बोला। ओह रोहन, तुम कितने स्वीट हो ना। थैंक यू रोहन। और उसने रोहन के दोनों गाल पर किस किया। विभा जल्दी आने को कह करके चली गई। इधर रोहन दिन भर उसका इंतजार करता रहा। शाम को विभा का फोन आया। सॉरी रोहन, आने में थोड़ी देर हो जाएगी, मैं खाना खा करके आऊंगी, तुम्हारे लिए भी पैक करा लाती हूँ। नहीं, तुम एंजॉय करो, मैं कुछ भी खा लूंगा। और उसने फोन रख दिया। दिन ऐसे ही निकल रहे थे। अब रोहन कभी कभी विभा से कहता, विभू हमारी शादी को साल भर हो गया है, अब हमें हमारे बच्चे के लिए सोचना चाहिए। पर बच्चे के बारे में बात करते ही विभा गुस्सा हो जाती है, उसका पारा चढ़ जाता है। अभी से बच्चा? अरे अभी तो हम खुद ही बच्चे हैं, अभी हमें जिंदगी जीनी है खुल करके। मैं अभी से इस लफड़े में नहीं फंसना चाहती। तुम भी ना औरों की तरह हो, इधर शादी उधर बच्चा। बच्चे की बात सुनते ही विभा का पारा आसमान में चढ़ जाता है। रोहन बस मन महसूस करके रह जाता है। इधर कुछ दिन से विभा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी। ना उसको कुछ खाने का मन करता, बस थकान सी रहती। एक दिन सुबह सुबह वो चक्कर खा करके गिर गई। रोहन बहुत परेशान हुआ। उसे समझ में नहीं आया अचानक विभा को क्या हुआ। वह विभा को अपने फैमिली डॉक्टर के यहाँ लेकर के गया। डॉक्टर विभा को चेक कर रही थी। रोहन बेचैनी से डॉक्टर के केबिन के बाहर चक्कर लगा रहा है। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। क्या हो गया विभा को एकदम से? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी डॉक्टर ने रोहन को अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। रोहन घबराया हुआ बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? विभा तुम तो सही हो ना? विभा का चेहरा बिल्कुल लटका हुआ था। डॉक्टर ने रोहन को पानी का गिलास पकड़ाया। रोहन ने उसे एक तरफ रखते हुए कहा, प्लीज डॉक्टर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। क्या हुआ है विभा को? रिलैक्स रोहन। अरे बहुत बहुत मुबारक हो, ये चिंता की नहीं खुशी की बात है। मैं कुछ समझा नहीं डॉक्टर, रोहन बेचैनी से बोला। अरे तुम पापा बनने वाले हो। वह तो ठीक है डॉक्टर, पर विभा को क्या हुआ है? रोहन घबराहट में बोला। पर जब उसने डॉक्टर की बात पर गौर किया तो उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक पल को तो जैसे उसके ओंठ ही सिल गए। खुशी से उसकी आंखें डबडबा आई। वो रुधे गले से बोला, क्या सच? सच बताइए डॉक्टर। सुना विभा, तुमने सुना? मैं पापा बनने वाला हूँ, तुम मम्मी बनने वाली हो। रोहन डॉक्टर को धन्यवाद दे रहा था, तभी अचानक से विभा बोली, नहीं डॉक्टर, अभी मैं इस बच्चे के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अभी माँ नहीं बन
सकती हूँ। विभा की बात सुन करके रोहन अवाक रह गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। विभा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है? अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और तुम यह क्या बोल रही हो? रोहन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर विभा की बात सुन करके बोली, देखिए ये आपका व्यक्तिगत मामला है, पर जहाँ तक मेरा मानना है यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं होते हैं। आप दोनों अभी घर जाओ और आराम से सोच समझ करके निर्णय लो। और मेरी राय तो यह ही है, भगवान के लिए इस तोहफे को दिल से स्वीकार करो। अरे पता नहीं कितने लोग तरसते हैं उस उपहार के लिए। भगवान ने तुम्हें मौका दिया है, इसलिए जो भी निर्णय लो सोच समझ करके लेना। विभा और रोहन घर के लिए रवाना हो गए। पूरे रास्ते गाड़ी में विभा ने रोहन से कोई बात नहीं करी। वो जैसे छटपटा रही थी। घर आ करके वह सीधे अपने बेडरूम में चली गई। रोहन जब उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो विभा बेचैनी से इधर उधर से चक्कर लगा रही थी। परेशानी और तनाव उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। रोहन को देखते ही वो भाग करके रोहन के पास आई और उसे झकझोरते हुए बोली, रोहन प्लीज, मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, मैं अभी से इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती, हम ये बच्चा गिरा देते हैं। रोहन जो अब तक शांत था, विभा की ये बात सुन करके गुस्से से फट पड़ा। विभा, तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिमाग में ये बात कैसे आई? विभा ने पहली बार रोहन को इतना गुस्से में देखा था। उसको यकीन नहीं हुआ कि उसका रोहन उस पर इतना गुस्सा भी कर सकता है। दूसरे ही पल रोहन ने अपने गुस्से पर काबू किया और विभा को पलंग पर बैठाया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर के बोला, देखो विभू, अभी तुम तुरंत ये निर्णय कर रही हो, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो। वैसे भी अब हमें बच्चे के लिए ही तो सोचना ही चाहिए। हमारी फैमिली को बढ़ाने का यह बिल्कुल सही समय है। पर विभा ने तो जैसे हट पकड़ ली हो, वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। या तो तुम मेरा साथ दो, नहीं तो मैं अकेली जा करके अबॉर्शन करा आऊंगी। अब रोहन के सब्र का इम्तिहान हो गई। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? इस बच्चे पर जितना तुम्हारा हक है उतना ही मेरा है। तुम अकेले कैसे ये निर्णय ले सकती हो? रोहन गुस्से से कपकपा रहा था। विभा रोते रोते बाहर आ गई। जब रोहन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, वो बाहर विभा के पास आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फोन कट करने के बाद वो रोहन से बोली, रोहन, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, मैं जल्द से जल्द इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। बताओ तुम मेरे साथ चलोगे? विभू, तुम अपनी जिद छोड़ दो। और अरे अभी तो तुम ऐसा कह रही हो, देखना जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो सबसे ज्यादा तुम ही प्यार करोगी, देखना मुझे भी भूल जाओगी इसके आने पर। रोहन ने एक बार फिर कोशिश करी विभा को समझाने की, पर विभा भी अपनी जिद पर अड़ी थी। रोहन, तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, मुझे यह बच्चा नहीं चाहिए। और मैं जो एक बार ठान लेती हूँ वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटती हूँ। शायद तुमसे बात करना बेकार है, तुम मुझे नहीं समझोगे। मैं पापा के पास जा रही हूँ, एक वो ही है जो मुझे समझते हैं। और वो गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। इधर रोहन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। जिस बात पर उन दोनों को खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, उसका यह हश्र होगा सोचा भी नहीं था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको पता था विभा बहुत जिद्दी है, एक बार जो ठान लेती है करके मानती है, और आज तक वो भी उसकी हर जिद को पूरी करता आ रहा था। पर ये जिद नहीं, उसका हट था। उसकी समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बैठा सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर विभा की मम्मी का फोन आया। उनकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। रोहन बेटा, क्या हुआ? विभा को जब से आई है रोए जा रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इसके पापा भी अभी घर पर नहीं हैं। जब रोहन ने उनको विभा की माँ बनने की बात बताई तो वह तो खुशी से पागल हो गई। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है और यह पागलों की
तरह रो रही है। मम्मी, खुश होने का कोई फायदा नहीं है। विभा तो इस बच्चे को इस दुनिया में ही नहीं लाना चाहती है। रोहन का दर्द उसकी आवाज से साफ झलक रहा था। जब विभा की माँ को पूरी बात पता चली तो उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उससे समझाऊंगी। थोड़ी नादान है पर देखना, समझाने पर जरूर समझ जाएगी। ऐसा करो, तुम इधर ही आ जाओ, हम मिल करके बात करेंगे। रोहन को थोड़ी आशा की किरण नजर आई। वो तैयार होकर के विभा के घर पहुंचा, पर विभा का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। उसकी बातों से पता चला कि मम्मी के समझाने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसकी मम्मी ने रोहन को अकेले में कहा, ये ऐसी ही है, गुस्से में कुछ नहीं सोचती है, अभी इससे कुछ भी कहना बेकार है। तुम इसे अभी घर ले जाओ, जब इसका दिमाग शांत हो जाएगा सब सही हो जाएगा। विभा तो रोहन के साथ जाने को तैयार ही नहीं थी, पर मम्मी के समझाने पर उसको जाना पड़ा। घर आकर के भी विभा ने रोहन से कोई बात नहीं करी। रात को भी बिस्तर पर रोहन ने अपने गुस्से पर काबू करते हुए विभा को समझाना चाहा, पर विभा ने एकदम से उसका हाथ झटक दिया और करवट लेकर के सो गया। सुबह रोहन जल्दी तैयार होकर के बिना नाश्ता करे ही ऑफिस चला गया। विभा अभी भी गुस्से में अपने बिस्तर पर ही थी। 1-2 दिन ऐसे ही निकल गए। इसी बीच रोहन ने कई बार विभा को समझाने की कोशिश करी, पर विभा ने तो जैसे कुछ ना सुनने की कसम ही खा ली थी। ऑफिस में रोहन का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था विभा को कैसे समझाया जाए। आखिर वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। उसके दिमाग में जद्दोजहद चल रही थी। जितना सत्य ये है कि हर लड़की माँ बनना चाहती है, इससे ही उसके जीवन की पूर्णता होती है, पर यह भी उतना ही सच है कि इस बच्चे को इस दुनिया में कितनी मुश्किलों से वो लेकर के आती है। अपने शरीर में नन्ही जान को धारण करना, फिर उसको बड़ा करना। एक बच्चे के आने पर एक लड़की के जीवन में जितने बदलाव होते हैं, आदमी के जीवन में उतना नहीं होता है। विभा जो आज तक आजाद स्वच्छंद घूमी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, एकदम से उसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, वो झटका तो लगेगा ही। यकीनन उसको यह स्वीकार करने में कुछ समय तो लगेगा ही। पर मैंने क्या किया है, उसकी भावनाओं को एक बार भी नहीं समझा, बस उससे गुस्सा हो गया, उसको डांट दिया। एक बार भी उसकी जगह अपने को रख करके नहीं देखा। मुझे भी अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, उसकी भावनाओं की कदर करनी होगी, उसको थोड़ा समय देना होगा। आखिर हमने सुख दुख में साथ रहने की कसम खाई है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यही तो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। मैं जरूर विभा को नए सिरे से समझाऊंगा, उसको ये यकीन दिलाऊंगा कि ये बच्चा अकेले उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी तुम्हारी तरह उसे लोरी सुनाऊंगा, रातों को उसके साथ जागूंगा। और रोहन मन ही मन निर्णय लेते हुए घर की ओर चल दिया। उसने रास्ते में विभा के लिए पीले गुलाब का फूल का बंच बनवाया। विभा को बहुत पसंद है उसका, थोड़ा मूड बदल जाएगा। फिर उसने गाड़ी को सीधे घर की तरफ मोड़ दिया। दरवाजा नौकर ने खोला, उसको ब्रीफकेस पकड़ाते हुए विभा के लिए पूछा। नौकर ने बताया वो अपने रूम में है। ऐसा करो, हम दोनों की चाय बना लाओ, और हाँ, आज हमारा खाना मत बनाना, हम बाहर खाएंगे। जी साहब। रोहन दबे पांव रूम में गया। विभा मोबाइल में कोई मूवी देख रही थी, उसकी पीठ उसकी तरफ थी। रोहन ने चुपके से फूलों का गुच्छा उसके आगे कर दिया। विभा फूलों को देखते ही खुश हो गई। उसने रोहन के हाथ से फूल ले लिए। वाह, मेरे फेवरेट पीले गुलाब, थैंक यू रोहन, आज कितने दिनों बाद लेकर के आए हो। और कहते हुए वह रोहन से लिपट गई। रोहन ने भी उसे अपनी बाहों में ले लिया। सच तरस गया था वह विभा को गले लगाने के लिए, और शायद कहीं ना कहीं विभा को भी रोहन से दूर रहना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे से ऐसे ही लिपटे रहे। रोहन ने विभा को तैयार होने को कहा। क्यों, कहाँ जाना है? विभा ने आश्चर्य से पूछा। आज हम तुम्हारे पसंदीदा इटालियन रेस्तरां में डिनर करने चलेंगे, सब कुछ तुम्हारी पसंद का ऑर्डर करेंगे। क्या बात है, आज बड़ी मस्का पालिश कर रहे हो? इतने में नौकर ने दरवाजा खटखटाया। वो चाय लेकर के आ गया था। रोहन ने उसके हाथ से चाय ली, पर विभा ने चाय पीने से मना कर दिया। उसका मन नहीं था।
जब से वो प्रेग्नेंट है उसको चाय की महक अच्छी नहीं लगती है। जब तक रोहन चाय पी रहा था विभा तैयार होने लगी। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। उसने पीला टॉप और जीन्स पहनी। सच, इस टॉप में वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। रोहन उसको एकटक देखता रह गया। इस बीच रोहन पूरा ध्यान रख रहा था उसका कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे उन दोनों के बीच में कोई तनाव हो जाए। दोनों तैयार होकर के रेस्टोरेंट के लिए निकल गए। रेस्तरां का माहौल भी बहुत ही रोमांटिक था। सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था, लाइट्स बिल्कुल डिम थी। रोहन ने टेबल पहले से बुक करा रखी थी। उनकी टेबल पर खूबसूरत कैंडल जल रही थी। विभा खुश हो करके बोली, सच रोहन, कितने दिन बाद आज मुझे अच्छा लग रहा है। घर बैठे बैठे बोर हो गई थी। रोहन ने विभा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तभी बेटर आर्डर लेने आ गया। रोहन ने पास्ता, पिज्जा, लसानिया का आर्डर दिया। सब कुछ विभा का फेवरेट था। क्यों रोहन खाने का आर्डर दे दिया? आज ड्रिंक्स नहीं लेंगे? विभा ने पूछा। रोहन का मन तो था, पर उसे पता था इस समय विभा के लिए ड्रिंक्स सही नहीं है। उसने बहाना बनाया, नहीं आज मन नहीं है, फिर कभी लेंगे। खाना खाने के बाद रोहन और लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। रोहन, मुझे मालूम है तुम मुझे अपनी बात मनवाने के लिए यह सब कर रहे हो। अचानक से विभा ने बोलना शुरू किया, ताकि मैं इस बच्चे के लिए मान जाऊं। पर रोहन, तुम समझते क्यों नहीं? आज जो हम आजादी से घूम रहे हैं कोई बंधन नहीं है। क्या बच्चे होने के बाद मैं ये जिंदगी जी पाएंगे? मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर एक बार मेरे नजरिए से भी तो सोचो। तब तक रोहन ने गाड़ी को सड़क किनारे लगा दिया। उसने विभा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। विभू, मुझे मालूम है एक बच्चे के आने पर एक औरत के जीवन में बहुत बदलाव आता है। उसकी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती है। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करता हूँ, पर एक बात बताऊं, कुछ बंधन नहीं होते हैं। वो हमें जीने की वजह देते हैं, हमें खुशियाँ देते हैं, नए सपने देते हैं। तो ऐसे बंधन तो दिल से अपनाने चाहिए। एक बार तुम खुद सोचो। अरे, जिस बच्चे के बारे में सोचने से इतनी खुशी हो रही है, देखना जब वो हमारी जिंदगी में आएगा तो तुम्हें कितनी खुशी, कितना सुकून मिलेगा। रोहन, तुम समझ नहीं रहे हो, जो अभी आया नहीं है उसने हमारी जिंदगी में इतना तनाव ला दिया है। पता नहीं उसके आने पर कितना तनाव बढ़ेगा। रोहन के हर तर्क के आगे विभा अपना तर्क रख रही है। आखिर में कुछ सोचने के बाद विभा ने रोहन से कहा, ठीक है रोहन, मुझे थोड़ा समय दो, पर इस बीच तुम मुझसे कुछ नहीं बोलोगे। रोहन उसकी बात से सहमत हो गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। विभा ने गाड़ी में गाना बदल दिया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। जब भी उन दोनों में कोई तनाव होता, विभा यही गाना सुनना पसंद करती। उसने अपना सिर रोहन के कंधे पर टिका दिया, आंखें बंद कर ली। बहुत सुकून मिल रहा था उसे रोहन के पास। रोहन ने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल रखा था और विभा का एक हाथ अपने हाथ में ले रखा था। दोनों घर आ गए। आज बहुत दिन बाद दोनों बहुत खुश थे। घर आकर के विभा बोली, बहुत दिन बाद बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। थैंक यू फॉर द इवनिंग रोहन। एक बार मुझे तो मौका दो थैंक यू बोलने का। मतलब विभा रोहन के इरादे समझ चुकी थी, पर चलाकर अनजान बनने का नाटक कर रही थी। तब तक रोहन ने विभा को अपनी बाहों में ले लिया और दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। अगले दिन रोहन ऑफिस चला गया, पर उसके मन में यही सब चल रहा था। आखिर विभा का क्या निर्णय होगा, वह मान जाएगी या नहीं। इधर रोहन के जाने के बाद विभा घर के छोटे मोटे कामों में लगी हुई थी। उसके मोबाइल पर उसके पापा का फोन आया। क्या हुआ बेटा? रोहन मान गया? उसे तुम्हारा निर्णय मंजूर है ना? नहीं पापा, वह तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी, पर उसने तो इस बच्चे के साथ बहुत से सपने भी देखने चालू कर दिए हैं। अरे यह क्या बात हुई? हमारी बेटी की खुशियाँ भी कुछ मायने रखती हैं उसके लिए या नहीं? तुम चिंता मत करो, तुम अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। मैं हर निर्णय में तुम्हारे साथ हूँ।
विभा ने फोन रख दिया। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में उथल पुथल चल रही थी। उसने अपनी सहेली को फोन लगाया। इधर उधर की बात करने के बाद जब उसे बताया कि वह प्रेग्नेंट है तो उसकी सहेली आश्चर्य से बोली, तुम इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती हो? अरे अभी तो हमें जिंदगी के मजे लेने हैं, एंजॉय करना है, कहाँ इन सब झमेलों में फंस गई? क्या करूं यार, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। रोहन तो इतना खुश है। अरे तो इन लड़कों को क्या फर्क पड़ता है, जिंदगी तो हमारी बदलती है ना। मेरी मान, अभी भी देर नहीं हुई है, तू अबॉर्शन करा दे। फोन रखने के बाद विभा काफी देर तक सोचती रही। कभी उसे रोहन का ख्याल आता, कभी खुद की आजादी, जिंदगी के बारे में सोचती। काफी सोचने के बाद वो अपने निर्णय पर पहुंच गई। वो बेसब्री से रोहन का इंतजार करने लगी। शाम को रोहन जब ऑफिस से आया, विभा ने उस समय उससे कुछ नहीं कहा। इधर उधर रोहन इस पसोपेश में था कि विभा ने क्या निर्णय लिया होगा, पर वह चाह करके भी उससे पूछ नहीं पा रहा था। खाना खाने के बाद जब वह अपने रूम में आए, विभा रोहन के पास आकर के बैठ गई। उसने अपने बालों को जूड़ा बनाते हुए कहा, रोहन मैंने फैसला कर लिया है। रोहन के दिल की धड़कनें बढ़ने के बजाय जैसे रुक गई। क्या फैसला कर लिया? वह विभा की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। रोहन, मैं ये बच्चा कंटिन्यू नहीं करूंगी। रोहन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कानों में शीशा घोल दिया हो। उसको समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। वह विभा को देखने लगा कि कैसे वह इतनी कठोर हो सकती है। अरे औरत तो ममता की मूरत होती है और वही ममता आज अपने मातृत्व का गला घोंटने को आतुर है। वो विभा की और अचरज भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? रोहन, मैंने बहुत सोचा, अब बस सोचना नहीं अमल में लाना है। मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे अबॉर्शन के लिए। विभा के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे जब वो ये बोल रही थी। बिल्कुल पत्थर बन गई थी जैसे। विभा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि इस काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? रोहन लगभग चीखते हुए बोला। वो गुस्से से थर थर कांप रहा था। मैंने अब निर्णय ले लिया है और तुमको बताना मेरा फर्ज था। तुम चलो या ना चलो, तुम्हारी मर्जी। मैं अकेले चली जाऊंगी। वैसे भी हमारे कानून में भी अधिकार है कि एक महिला को पूरा हक है कि उसको अपना बच्चा रखना है या नहीं। यह मेरा शरीर है, इस पर मेरा अधिकार है। तुम अच्छे से सोच लो। सुबह 9 बजे का अपॉइंटमेंट है। विभा, इसमें मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया? शादी के बाद हमारे सारे अधिकार, निर्णय एक दूसरे से जुड़े हैं। ये बच्चा भी हम दोनों का है। रोहन, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अब मैं मेरे निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। इतना कह करके विभा ने तकियों को सीधा किया और बिस्तर पर करवट लेकर के लेट गई। उसने एक बार भी रोहन की बात सुनने की कोशिश नहीं करी। रोहन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि विभा इतनी सख्त दिल की कैसे हो सकती है। उसे यह तो मालूम था कि विभा बहुत जिद्दी है, पर वो निष्ठुर भी हो सकती है, पता नहीं था। रोहन कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। उसने फिर एक बार उसे समझाने की कोशिश करी, पर वो तो जैसे कुछ सुनने को ही तैयार नहीं थी। रोहन ने पूरी रात आंखों में काटी। सुबह उसने विभा की मम्मी को सब बताया। उसकी मम्मी ने भी विभा को बहुत समझाया, पर अब वह निर्णय बदलने को तैयार नहीं थी। विभा तैयार होते हुए बोली, रोहन चल रहे हो मेरे साथ? रोहन कुछ नहीं बोला। विभा ने एक बार और पूछा, रोहन मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम चल रहे हो? रोहन एक बार और विभा की ओर आशा भरी नजरों से देखा, पर विभा ने अपना मुंह फेर लिया। उसने अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए कहा, मैं जा रही हूँ। मैं तुम्हारा हॉस्पिटल में इंतजार करूंगी। तुम आए तो ठीक है, वरना मैं समझूंगी तुम मुझसे कोई नाता नहीं रखना चाहते हो। तुम नहीं आए तो मम्मी के घर चली जाऊंगी। कह करके विभा गुस्से में पैर पटकती हुई हॉस्पिटल के लिए निकल गई। डॉक्टर सारी तैयारी कर चुकी थी। उसने फिर एक बार विभा से पूछा, विभा ये तुम्हारा आखिरी निर्णय है? यस डॉक्टर। विभा ने एक बार और रोहन को फोन किया, पर रोहन ने फोन नहीं उठाया। वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। कुछ ही देर में उसका अबॉर्शन हो गया। बाहर उसके मम्मी पापा खड़े थे। जब वह ओटी से बाहर आई तो उसकी आंखें रोहन को ही ढूंढ रही थी, पर वो वहां नहीं था। उसने रोहन को
मैसेज भी किया। विभा की माँ की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ दिख रही थी। उसके पापा बोले, किसे ढूंढ रही है बेटा? अगर उसे आना होता तो तेरे साथ नहीं आता, तू हमारे साथ चल। विभा अपने पापा के घर आ गई और रोहन के फोन का या मैसेज का इंतजार करती रही, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। विभा को लगा अभी रोहन गुस्सा है, जब गुस्सा शांत हो जाएगा तब मान जाएगा, हमेशा की तरह। वैसे भी ज्यादा देर कहाँ गुस्सा मुझसे रहता है। इधर विभा की माँ उससे बहुत गुस्सा थी। उसने विभा से कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया विभा। अरे यह कोई खेल है, जब मन आया खेल लिया और जब मन आया छोड़ दिया। माँ अब तुम भी शुरू मत हो जाना, रोहन कम है जो अब तुम भी मुझ पर गुस्सा कर रही हो। बेटा तुम बाप बेटी ने कभी मेरे गुस्से की परवाह ही कहाँ करी है। अगर मैं रोहन की जगह होती तो बात तो क्या, मैं तुमसे नाता ही तोड़ लेती, पर क्या करूँ, माँ हूँ ना, मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। पर सच बताऊं तो आज मुझे मेरी परवरिश पर शर्म आ रही है। कह करके विभा की माँ कमरे से बाहर चली गई। अपनी मम्मी की बातों से विभा और बेचैन हो गई। उसने फिर रोहन को फोन मिलाया, पर उसने फोन अटेंड नहीं किया। आखिर उसने घर के लैंडलाइन पर फोन किया। फोन नौकर ने उठाया। विभा ने रोहन से बात कराने को कहा, पर रोहन ने फोन पर आने को मना कर दिया। बहुत जोर डालने पर उसने फोन उठाया। फोन उठाते ही विभा फट पड़ी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तुमने एक बार भी मेरी तबीयत मेरा हाल नहीं पूछा। अरे तुमको मुझसे ज्यादा वह बच्चा प्यारा है। विभा चिल्ला करके शायद अपने अपराध बोध को कम कर रही थी, क्योंकि अपनी मम्मी और रोहन के गुस्से को वो महसूस कर रही थी। उसने सोचा नहीं था रोहन उससे ऐसा व्यवहार करेगा। उसको तो लगा हमेशा की तरह उसकी इस जिद में भी रोहन उसका साथ देगा। आज तक जैसे और जिद पूरी करती आई थी, हर चीज को खेल समझती थी, ये भी उसके लिए किसी खेल से कम नहीं था। रोहन ने अपने गुस्से पर नियंत्रण किया और बोला, विभा मैं बस इतना कहूँगा, तुमने जो किया है सही किया है। तुम जैसी औरत को माँ बनने का हक नहीं है। अच्छा है तुमने उसको इस दुनिया में लाने से पहले ही खत्म कर दिया। तुम क्या जानो माँ क्या होती है, तुम हो ही नहीं माँ बनने लायक। रोहन की आवाज रूंधी हुई थी। वो एक एक शब्द जैसे तोल करके बोल रहा था। बहुत दुखी लग रहा था वो। रोहन तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? अच्छा ये बताओ मुझे लेने कब आओगे? हम बैठ करके बात करेंगे। विभा अब बात करने को बचा ही क्या है। मुझे इस संबंध में कोई बात नहीं करनी है। और हाँ, यह तुम्हारा घर है, जब चाहो आ जाना, पर मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। और इतना कह करके रोहन ने फोन रख दिया। एकाएक रोहन का यूं फोन रखना विभा को बेचैन कर गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहन उसके साथ ऐसा बर्ताव करेगा। वैसे आज तक किसी ने उससे ऐसा बर्ताव किया भी नहीं था। शादी से पहले उसके पापा उसकी सारी बातें, उसकी हर मनमानी पूरी करते आए हैं। रोहन ने भी कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं होने दिया और ना ही किसी काम के लिए मना ही किया। जो उसके जी में आया करने दिया। शायद उसी का नतीजा था कि उसको अपनी किसी भी बात में ना सुनना गंवारा नहीं था। आज तक जिंदगी अपनी शर्तों पर जीती आई थी, आज भी वही तो कर रही थी। जीवन में कभी गंभीर होना सीखा ही नहीं, हर चीज को खेल की तरह लिया। पर उसको यह नहीं पता था शादी के बाद कुछ चीजें बदल जाती हैं। शादी कोई खेल नहीं है, और वैसे भी जिस शादी में एक तरफा मनमानी और शर्तें हों, वह रिश्ता भला कब तक टिक सकता है? कभी तो नाव डगमगाएगी ही। विभा बेचैनी से बिस्तर पर करवट बदलने लगी। उसका गुस्सा इस समय सातवें आसमान पर था और पता नहीं क्यों उसकी आंखों से अविरल आंसू बहते जा रहे थे। रोहन का यूं फोन रखना उसको अपना अपमान लग रहा था। अचानक से वह बैठ गई और सोचने लगी, आखिर वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, इतना कठोर कैसे हो गया। उसके दिमाग में विचारों का द्वंद्व चल रहा था। इतने में उसके पापा उसके कमरे में आए। अपनी बेटी की हालत देख करके वह बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी बेचैन क्यों है, ऐसा क्यों रो रही हो? इस समय विभा किसी के साथ का तरस रही थी। कहीं ना कहीं उसको भी लग रहा था कि कहीं उसने गलत तो नहीं कर दिया, पर उसके अंदर जिद और अहम उसको गलत साबित नहीं होने दे रहा था। बस इस समय उसको एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो उसको हर हाल में सही कहे, उसको दोषी ना बताए, कहे तुमने जो किया सही किया,
जो उसके अहम को संतुष्टि दे सके, और उसको पापा के रूप में वह सहारा मिल गया। वह पापा के कंधे पर सिर रख करके देर तक सुबकती रही। पापा, मम्मी और रोहन मुझसे बहुत गुस्सा हैं, कह रहे हैं मैं माँ बनने लायक ही नहीं हूँ। कहते कहते वह पापा के कस करके चिपक गई। बताओ ना पापा, मैं गलत हूँ, सारा दोष मेरा है। उसके पापा जो अपनी बेटी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते, उसके मुंह से निकलने से पहले हर चीज उसके आगे हाजिर कर देते, उसकी हर गलती में उसका साथ देते। वो विभा की हालत से बेचैन हो गए। विभा ने आंसू पोंछते हुए उसके गालों पर प्यार से अपना हाथ रखते हुए बोले, किसने कहा बेटा कि तुम गलत हो? तुम अपने आप को दोषी क्यों ठहरा रही हो? अरे यह तुम्हारी जिंदगी है, यह तुम्हारा शरीर है, तुमने कोई गलत काम ही नहीं किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पापा की बातें विभा को ऐसी लगी जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, जैसे उनके पापा उसके जख्मों पर मरहम लगा रहे थे। अपने पापा की बातों को सुन करके विभा जोर जोर से रोने लगी। पापा, रोहन मुझे लेने भी नहीं आ रहा है, कह रहा है तुम्हारा घर है, आना हो तो आ जाओ। तो बेटा क्यों जाना उधर, जब तक तुम्हारा मन है इधर रहो, या तुम्हारा ही तो घर है। और इतना क्यों नाराज हो, और इतना क्यों नाराज है? ओ ऐसी कौन सी जिंदगी निकल गई तुम्हारी? क्या आगे तुम माँ नहीं बन पाओगी? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, जब तुम्हारा मन चाहे तब निर्णय लेना, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। उसके पापा काफी देर तक उसे समझाते रहे और उसके बालों में प्यार से हाथ फिराते रहे। विभा ऐसे ही उनके कंधे पर देर तक सुबकती रही। इस बीच रोहन का कोई फोन नहीं आया। विभा ने भी उससे कोई बात नहीं करी। उसको लग रहा था रोहन राई का पहाड़ बना रहा है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका रोहन के बिना मन भी नहीं लग रहा है। हर तरफ उसको रोहन की कमी महसूस होती। रात को बेचैनी में करवटें बदलती रहती, पर उसका अहम, उसकी जिद उसको झुकने भी नहीं दे रहा था। वैसे भी झुकना उसने कभी सीखा ही नहीं था। जिद और जमीर का टकराव बढ़ता जा रहा था। दिन निकलते जा रहे हैं और विभा की बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी हुई अपने मोबाइल में रोहन और खुद की फोटो देख रही थी। तभी पीछे से उसकी माँ उसके पास आई। विभा ने उनको देखते ही वो पिक्चर हटा दी। उसकी माँ उसको दूध का गिलास पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों है, क्यों इतनी उदास है? मुझे पता है तू रोहन से बहुत प्यार करती है, उसके बिना देख कैसी हालत बना ली है। उसको फोन क्यों नहीं करती है? मैं जानती हूँ अगर तू उससे कहेगी, समझाएगी, वो तुझे लेने आ जाएगा। विभा ने दूध का गिलास एक तरफ रखते हुए कहा, क्यों माँ, मैं क्यों करूँ उसको फोन? और कितने फोन कर लिए मैंने उसे, आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अपनी बेटी के तेवर देख। वह विभा की माँ बोली, ठीक है, अगर तुम अपनी जिद छोड़ना नहीं चाहती हो तो रहो आराम से, तुम सही हो तो फिर इतनी बेचैन क्यों हो? अपनी माँ की बात सुन करके विभा का पारा चढ़ गया। आखिर तुम कैसी माँ हो, हमेशा मुझको ही गलत बताती हो। अरे माँ तो अपनी बेटी का पक्ष लेती है और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। काश ये सब मैं तुमको पहले समझा पाती, और गलत बात में मैं तुम्हारी तरफदारी कभी नहीं करूँगी। हाँ ये सही कहा, मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी को सही गलत का फर्क भी नहीं समझा सकी। पर तुम किस मुँह से कह रही हो कि मैं कैसी माँ हूँ? तुम क्या जानो माँ कैसी होती है? इतना कह करके उसकी माँ चुप हो गई। विभा को ऐसा लगा जैसे उसकी माँ ने उसके गाल पर एक करारा तमाचा जड़ दिया हो। उसकी माँ उसके कमरे से बाहर आ गई। विभा अभी भी गुस्से में ही थी, पर कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है। उसने विभा को ये सब कह तो दिया, पर उसकी हालत देख करके मन ही मन बेचैन हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी उसके दिमाग में आया, क्यों ना एक बार रोहन से बात की जाए। बहुत ही समझदार और व्यवहारिक लड़का है, मानो बड़ों का मान सम्मान करना जानता है। क्या पता मेरी बात मान जाए। और उन्होंने रोहन को फोन किया। रोहन बेटा, मुझे मालूम है मेरा कोई हक नहीं है, शायद मेरी बेटी ने मुझसे ये हक छीन लिया है, फिर भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। उसने तो हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा, पर एक माँ होने के नाते मैं तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, प्लीज विभा को लेने आ जाओ। एक बार उससे बैठ करके बातें करो, क्या पता चीजें सुलझ जाएं। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जाती है बेटा। जितना ये सच है
कि वो जिद्दी है, उसमें बहुत बचपना है, पर उतना ही ये भी सच है कि वो तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। तुम्हारे बिना उसकी हालत जल बिन मछली की जैसी है बेटा, यह एक माँ की प्रार्थना है। और कहते हुए उसकी माँ रोने लगी। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।